नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुले और आज हम बात करने वाले हैं द ऑल न्यू टाटा पंच के बारे में। अब ये गाड़ी जब लॉन्च हुई थी तो इसकी जो एंट्री थी वो बहुत धमाकेदार थी। जैसे ही इसने इंडियन मार्केट में एंट्री करी थी तो इसे काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। और ये जो है टाटा की एक बहुत ही सॉलिड गाड़ी है, जैसे ना सिर्फ डिजाइन से, सेफ्टी से, इसकी स्टाइलिंग जो है वो भी काफी हिट रही थी। इसकी SUV लाइक डिजाइन है इसमें। और ये जो एक गाड़ी है ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में इसे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली हुई है, तो ये काफी एक सेफ गाड़ी भी है। आज हम बात करेंगे इसके ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में, तो ये काफी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है, तो आप एंड तक जरूर देखें। ये गाड़ी जो ओन करते हैं वो है मिस्टर राहुल पटले, और आप नंबर देख के समझ ही गए होंगे कि ये बालाघाट मध्य प्रदेश की गाड़ी है। सो मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर राहुल का। तो राहुल, वेलकम टू आवर चैनल। तो आपने ये गाड़ी कब परचेज करी थी? ये गाड़ी मैंने परचेस की थी, वैसे तो मैंने बुकिंग इसकी करा दी थी दिसंबर 16 को। मुझे डिलीवर हुई थी 3 फरवरी। तो ये गाड़ी जब लॉन्च हुई थी अक्टूबर 2021 में, तो आपको ये नहीं लगा कि ये गाड़ी कुछ न्यू डिज़ाइन है, न्यू लॉन्च है, तो कुछ एक ट्रस्ट वाला एक इशू आएगा? तो आपने ये सब कुछ रखा था अपने माइंड में? माइंड में तो बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि प्रायोरिटी लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे पहले मैग्नाइट ही खरीदनी थी। अच्छा। कुछ दिनों तक मैग्नाइट का मतलब रिव्यूज़ देखे, बहुत सारी वीडियोस देखी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैग्नाइट एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन उसके बाद में जब मुझे पता चला कि पंच के बारे में, पंच लॉन्च हुई है, और स्टार्टिंग में जैसे आपने कहा कि न्यू गाड़ी का थोड़ा सा रिव्यू की बात आती है, कुछ रिस्पांस भी नहीं मिला था किसी से, इवन मार्केट में रूमर थोड़े से नेगेटिव ही थे। लेकिन उसके बावजूद सारी चीज़ों को इग्नोर करके मैंने इसे लेने का फैसला किया। और ये गाड़ी जो आपने परचेज करी है, ये पर्टिकुलर कौन सा वेरिएंट है और ये ऑन रोड क्या प्राइस में आपको आई है? ये पर्टिकुलर एडवेंचर रिदम पैक के साथ है, मतलब ये एडवेंचर मॉडल है, बट इसमें मैंने रिदम पैक लगाया हुआ है जो मुझे 35,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा कॉस्ट किया है। ऑन रोड प्राइसिंग की अगर बात करें तो इसका ऑन रोड प्राइस मुझे 7,75,000 रुपए का मुझे इसका ऑन रोड प्राइस था विद, लेकिन अगर हम बात करें तो विदाउट एसेसरीज था। और एसेसरीज मैंने इसकी कंपनी फिटेड ही लगाई थी, मुझे कस्टम फिट उतना कुछ खास पसंद नहीं है, कंपनी फिटेड लगाई थी, तो मुझे लगभग 7,90,000 रुपए में ये कंप्लीट पड़ गई। तो राहुल भाई, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि वाई दिस कार? अगर आपने ये कार ली है टाटा पंच, तो ये क्यों आपने कंसिडर किया? देखिए, टाटा पंच कंसिडर करने के पीछे सबसे पहला मेरा अगर बोले तो बेसिक पॉइंट अगर मैं बताऊं आपको तो ये थी सेफ्टी। उस समय मैंने इसकी ग्लोबल एनकैप में जो इसकी रेटिंग थी वो चेक की थी, तो मुझे पता चला कि भाई ये इंडिया की उस समय पे टॉप रेटेड कार थी, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। करेक्ट है ना? तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में टाटा का विश्वास, टाटा का भरोसा। बट ये जब लॉन्च हुई थी उस टाइम इसका शायद सेफ्टी रेटिंग नहीं आई थी, तो और भी कुछ आपको था कि ये जो डिजाइन है, इसका डिजाइन आपको थोड़ा पसंद था, या फिर कैसे लुक से ही आपने इसको सोच लिया था, या फिर सिर्फ टाटा का जो ब्रांड है, इससे पहले के जो व्हीकल आए हैं जो क्रैश टेस्ट में बहुत बढ़िया जिनने परफॉर्म किया, अल्ट्रॉज हो गया, अपना टिगोर हो गया, तो उसके बेस्ड में आपने कुछ ऐसा माइंडसेट बनाया था? ऐसा कुछ था? मेरा माइंडसेट ये था कि मुझे SUV ही प्रीफर करनी थी। अब मैं सब कॉम्पैक्ट SUV तो मेरे बजट से बाहर जा रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं कम से कम अगर SUV नहीं ले पा रहा हूँ, नहीं अफोर्ड कर पा रहा हूँ, तो मैं कम से कम SUV की फील ले सकूँ। तो ये गाड़ी मुझे परफेक्ट SUV फील देती है। और मुझे जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मुझे एक जो बोलते हैं फर्स्ट अट्रैक्शन बोल लो आप, तो वो पहले इंप्रेशन में ही पसंद आ गई थी। ठीक है। इसका सॉलिड था। तो आपने जैसे इसके लिए 8 लाख खर्च कर दिए, तो आपको कभी ये नहीं लगा कि इससे एक वेरिएंट ऊपर जाते हैं, नेक्सॉन लेते हैं या फिर कोई दूसरा ऑप्शन देखते हैं? ऐसा नहीं लगा आपको? नहीं, मुझे पर्टिकुलर नेक्सॉन नहीं पसंद है। अगर आप मेरे पर्सनल अगर व्यू ले तो मुझे नेक्सॉन नहीं पसंद है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फील, SUV फील की अगर हम बात करें तो SUV फील जो ये पर्टिकुलर गाड़ी मुझे देती है, वो मुझे नेक्सॉन में कभी ऐसा समझ नहीं आया कि मुझे उससे पर्टिकुलर SUV फील दिखा रहा है। जैसे अगर आप बात करें तो उसके बैक साइड से मुझे कभी मैं सेटिस्फाई नहीं रहा, इस वजह से मुझे नेक्सॉन तक नहीं जाना था। मुझे सारी की सारी चीज़ें जो मेरी नीड्स थी, बेसिक नीड्स थी, वो इसी वेरिएंट में सारी मिल गई थी। तो आपने इसके साथ जो रिदम पैक लिया है, तो रिदम पैक में ऐसा आपको हुआ कि पूरा आपको जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो मिल रही हैं, ऐसा कुछ था? हाँ, मेरी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही थी रिदम पैक के साथ ही। वही अगर मैं रिदम पैक नहीं लेता तो मुझे रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिल पाता, और आपका
टच इंफोटेनमेंट सिस्टम जो इसमें 7 इंचेस का लगा हुआ है वो नहीं मिल पाता। तो मुझे ये 1-2 चीजें और प्लस 2 ट्विटर्स तो एडिशनल हो गए। बाकी मुझे ये बेसिकली रिवर्स पार्किंग कैमरा मुझे मतलब कंपनी फिटेड ही चाहिए था, मुझे कस्टम फिट नहीं कराना था, इस वजह से मैंने प्रेफर किया एकदम। अच्छा, मैं व्यूवर्स को बता देता हूँ कि ये टाटा पंच में 4 वेरिएंट्स आते हैं। बेस में जो है वो प्योर आता है, इसके ऊपर एडवेंचर है, उसके ऊपर अकम्प्लिश्ड और उसके ऊपर क्रिएटिव। अब आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप इसमें रिदम पैक, डाइजल पैक, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। IRA पैक भी इसमें आता है। तो ये सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है, तो आप इसको चूज करके अपना राइट जो चॉइस है उसको आप बाय कर सकते हैं। आपने ये जो गाड़ी परचेज करी है, इसका ये जो कलर है ये देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, थोड़ा यूनिक सा लग रहा है। ऐसा कुछ वो नहीं है कि बहुत कॉमन सा ये कलर है। तो ये कौन सा कलर है, ये बताइए आप जरा। इस कलर का नाम है ट्रॉपिकल मिस्ट नाम से आता है ये कलर। और मैंने जब पहली बार इस कलर को देखा था, मैंने देखा है कि ये कलर इसमें और सिर्फ हैरियर 2 ही मैंने मॉडल में देखे। अच्छा, आपने कभी ये नोटिस नहीं किया कि आपकी जो ये गाड़ी है ये कुछ मिनी हैरियर जैसे लुक देती है? लोग बेबी हैरियर या मिनी हैरियर भी बोलते हैं, जैसे मैं बताना चाह रहा था आपको। तो वो क्या है, वो फील अच्छा दे देता है मतलब इसमें। मतलब जो हैरियर को अफोर्ड नहीं कर सकता वो एक छोटा वेरिएंट तो ले ही सकता है। सही है, सही है। अच्छा, ये जो ग्रिल दिया हुआ है, फ्रंट में दिया हुआ है, इसी में हॉर्न का सेटअप है, अंदर आप देख सकते हैं। और नीचे भी कुछ टायर और डिजाइन का कुछ एक फील दिया हुआ है। ये कैसा लगता है आपको फ्रंट लुक? बहुत ज़्यादा पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये लुक। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हैरियर है, बेबी हैरियर लुक, वो अच्छा है। मतलब देखा जाए तो काफ़ी हैप्पी कस्टमर हो आप टाटा के। इसके जो टायर्स है वो भी देखने में काफ़ी बढ़िया लगते हैं, काफ़ी एक चौड़े टायर हैं। जो स्टील रिम दिया हुआ है उसके ऊपर भी जो व्हील कैप है काफ़ी बढ़िया दिखता है ये। और इसका जो टायर प्रोफाइल है 185/70 R15, तो आपको 15 इंच के जो टायर हैं और काफ़ी चौड़े टायर इसमें यूज़ हैं, तो आपको ये बेस के एक सेकंड वेरिएंट में ही मिल जाता है, जो बेस से एक वेरिएंट ऊपर है। तो काफ़ी एक बढ़िया टायर प्रोफाइल इसमें दिया है, जो आपको मुझे लगता है कि अच्छा राइड कंफर्ट देता होगा और अच्छा एक्सपीरियंस देता होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं और करना चाहूँगा राहुल भाई से कि जैसे कि ये एक इंडियन ब्रांड है, तो इंडियन ब्रांड होने के साथ में एक ये ट्रस्टेड ब्रांड भी धीरे धीरे बनते जा रहा है। तो मैं राहुल भाई से पूछना चाहूँगा कि ये भी कोई एक रीज़न रहा है क्या आपका कंसिडर करने के पीछे? जी, अभी बहुत बड़ा रीज़न था। एक्चुअली मैं थोड़ा पैट्रियट किस्म का इंसान हूँ, तो मुझे पर्टिकुलर टाटा पर सबसे पहले तो ये मेड इन इंडिया है। और इस वजह से मैंने आपको जैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि मैंने मैग्नाइट के बारे में सोचा था, तो मेरा मैग्नाइट से पंच पर शिफ्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मुझे मेड इन इंडिया, जब हमारे देश में इतनी अच्छी गाड़ी बन रही है तो हम किसी बाहर कंट्रीज की गाड़ी को हम पहले प्रेफर क्यों करें। तो फर्स्ट प्रेफरेंस मैं टाटा को ही देना चाहता था। इसका स्टील इसके लोहे पर मुझे ज़्यादा भरोसा है। मतलब रतन टाटा जी जो अपने नोबल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, जो वो इतना कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, तो हम क्यों ना थोड़ा उसमें कंट्रीब्यूट करें। तो ये तो बनता है। वैसे एक बहुत ही बढ़िया आपका ये व्यू था। टाटा पंच के अगर इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन आता है, जो मैक्सिमम 84 bhp की पावर जनरेट करता है और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो राहुल भाई मैं पूछना चाहूंगा कि इसका इंजन परफॉर्मेंस आपको अभी तक कैसा मिला, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है आपको ड्राइव करते हुए, बट अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो बताइए हमारे व्यूअर्स को। मुझे तो जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है इसे ड्राइव करते हुए, लेकिन इतना बताना चाहूँगा कि मैं सेटिस्फाइड हूँ इंजन से। थोड़ा कभी अगर मैं मतलब ऐसे घाट आए थोड़ा या ऐसी कोई थोड़ी टफ सिचुएशंस में अगर ये जा रही है, तो कभी कभी लैक ऑफ पावर हम बोल सकते हैं कि इसमें महसूस होता है। तो पावर का लैक आपको इसमें लगता है? हाँ, मुझे। तो आपको क्या लगता है, अगर ये 3 सिलेंडर इंजन है इसीलिए इसमें पावर लैग करता है? 3 सिलेंडर इंजन के कारण ही है। तो इंजन नॉइज जो है वो आपको कैसा फील होता है? क्योंकि बहुत सारे जो बायर्स हैं वो ये फील करते हैं कि जो इंजन का जो नॉइज है वो कैबिन में फील होता है। तो आपको कैसा है अभी तक? मुझे अभी तक कैबिन नॉइस ऐसा कुछ खास समझ में आया नहीं है। मैंने और भी गाड़ियां बहुत सारी ड्राइव करके देखी हैं, पर मुझे पर्टिकुलरली अगर आप पूछें तो मुझे इसमें कैबिन नॉइस बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती है। कैबिन नॉइस के मामले में काफ़ी साइलेंट है। अगर मैं सारे चारों आपके विंडोज़ अगर ग्लास बंद कर देता हूँ और उसके बाद में मैं एसी कंटिन्यू चालू रख रहा हूँ, तो मुझे इस तरह की कोई डिस्टॉर्टेड साउंड तो नहीं आता है। अच्छा, कंपनी इसमें क्लेम करती है 18 to 19 ARI के साथ में माइलेज का। तो अगर हम माइलेज की बात करें तो ये आपको कितना पर्सनली अभी तक फील हुआ है कि माइलेज आपको इतना ये दे रही है? सिटी की अगर बात करें तो सिटी राइड में मैंने देखा है कि इसमें यार 14 to 15 का माइलेज ये नॉर्मली कवर करती है विद एसी। हाँ बिल्कुल, 14 to 15। ओके, बट जब थोड़ा मैं आउटसाइड निकलता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पर आपको जैसे पता है कि थोड़ी टेरेन ऊपर खाबड़ है हमारे यहाँ की, बालाघाट जिले से हैं, तो यहाँ प्रॉपर थोड़ा पहाड़ी जैसा एरिया है। तो हम यहाँ पर जब लेके निकलता हूँ मैं ऐसे, तो ये आराम से 18 तक खींच लेती है, कोई दिक्कत नहीं है।
इकोनॉमिक मोड पे अगर मैं चलाता हूँ तो 18 तक एवरेज मुझे मिल जाता है। मतलब मैक्सिमम आपको अभी तक जो एवरेज है वो कितना मिला है इसमें? मैक्सिमम एवरेज मैंने एक फ्लैट सरफेस पर निकाला था, तो फ्लैट सरफेस पर मैंने लगभग ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा तो राइड नहीं की, 16 गया था, 16 आया था, तो 32 किलोमीटर्स का मेरा जो राइड था उसमें पर्टिकुलर मैंने इसका 19.6 का एवरेज निकाला। मतलब अभी अगर माइलेज की बात करें तो ठीक है इसका, हो सकता है फर्स्ट सर्विस के बाद, फर्स्ट सर्विस हो गई है क्या इसकी? हाँ, इसकी रिसेंटली फर्स्ट सर्विस। वैसे फर्स्ट सर्विस में ज़्यादा कुछ तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस करने नहीं मिला होगा, तो जनरल एक सर्विस होती है फर्स्ट सर्विस में, आपका ना ऑयल चेंज होता है, कुछ नहीं होता, वॉशिंग करके आपको दे देते हैं जनरल चेकअप करके। अगला सवाल मेरा राहुल भाई से ही रहेगा कि टाटा पंच का राइड कंफर्ट कैसा है, सस्पेंशन सेटअप जो इसमें है वो कैसा है, आपको कैसा फील हुआ इसके बारे में? मैं बोलना चाहूँगा सस्पेंशन सेटअप इसका बहुत ही बढ़िया है। मतलब जब हम थोड़ी सी ऐसी टेरेन पे जाते हैं जहाँ पर ऊपर नीचे हैं, ब्रेकर्स वगैरह हैं, कंटिन्यू 3 से 4 ब्रेकर भी हैं आपका, तो उतना ज़्यादा फील नहीं होता है इसमें। सस्पेंशन क्वालिटी मैं बोलूँगा कि इसकी A1। अच्छा, इसमें फील होता है जैसे आप कोई खराब रास्तों में जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगते हैं या हार्ड, कैसा सस्पेंशन इसमें बताइए? मैं तो बोलूँगा कि ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड, बढ़िया बैलेंस किया है, बढ़िया मैनेज किया है। अब मैं शायद इसलिए भी इस कमेंट को बहुत परफेक्टली नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे अभी ये गाड़ी लिए हुए सिर्फ 2 महीने का समय हुआ है, हो सकता है आने वाले समय में और ये थोड़े से सॉफ्ट हों, बढ़िया सस्पेंशन से मैं। अच्छा, इसको रात में आपने ड्राइव किया है क्या? अभी तक जो एक्सपीरियंस है उसमें रात में कोई नाइट ड्राइविंग का कोई एक्सपीरियंस? ड्राइविंग में मुझे अभी तक कोई इशू फेस नहीं करना पड़ा है इसमें। मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि नाइट ड्राइविंग के लिए इसका जो इसमें जो लैंप्स लगे हुए हैं, जो इसके हेडलाइट्स है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करती है सामने का एरिया, और मुझे ऐसे पर्टिकुलर कोई अभी तक प्रॉब्लम आई नहीं है। नाइट में भी ड्राइव करना उतना ही आसान है मेरे लिए जितना दिन में ड्राइव करना है। इसमें नॉर्मल जो लैंप्स दिए हुए हैं, जैसे बहुत सी गाड़ियों में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आजकल आने लगे हैं जो ट्रेंड में है, तो आपको लगता है कि नॉर्मल जो हेडलैम्प्स इसमें दिए हुए हैं तो वो कुछ एक कमी आपको लगी अभी तक? मुझे कभी भी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ है क्योंकि मेरी जो नीड्स थी उसके अकॉर्डिंग जो मुझे यहाँ पर लाइट मिल रहा है वो मतलब काफ़ी है। हाँ, मतलब मैंने भी ऐसा बहुत सारे बायर से ऐसा सुना है कि जो हेलोजन सेटअप है वो प्रोजेक्टर से बेटर होता है, ऐसा आपको फील हुआ है? मतलब अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई आपको? मुझे अभी तक किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है। कैबिन स्पेस की अगर अपन बात करते हैं तो वो कैसा लगता है आपको? आइए दिखा देता हूँ मैं आपको। अच्छा, ये जो एक फीचर है टाटा का, ये जो 90 डिग्री में डोर्स इसके ओपन होते हैं, ये एक्चुअली जो सेम प्लेटफॉर्म है अल्ट्रोज में, अल्फा जो प्लेटफॉर्म है वो सेम इन्हें कैरी फॉरवर्ड किया है, तो सेफ्टी भी मतलब सेम टू सेम ही है इसकी, और जो डोर्स है 90 डिग्री में ओपन होते हैं, तो ये कैसा एक्सपीरियंस है आपका? ये मैं आपको बताना चाहूँगा, 90 डिग्री जो डोर ओपनिंग है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है मुझे ऐसा लगता है इससे, क्योंकि जो आपके घर में सीनियर पर्सन है, स्पेशली मैं अगर बोलूँ कोई अगर यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स आपके घर में हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। जैसे मैं आपको अगर एक छोटा सा किस्सा बताऊँ तो जब मेरी नानी यहाँ पर अंदर एंटर की उन्होंने पहली बार, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे अभी तक जो भी गाड़ियों में जिनमें मैं बैठी हूँ उसके मुकाबले मुझे यहाँ पर बैठना ज़्यादा इजी लगा। मेरी नानी ये मान के चलिए आपकी 80 ईयर्स की हैं, वो इतनी एजेड, तो मुझे मतलब मेरी मम्मी के साथ भी थोड़े से हेल्थ इशूज़ हैं, थोड़े से वो फैटी हैं, थोड़ी हेल्दी हैं, तो उन्हें भी यहाँ पर अंदर जाने। अच्छा, जैसे नेक्सॉन में हम देखते हैं कि थोड़ा स्लोपिंग रियर दिया हुआ है, तो जब अंदर एंट्री करते हैं तो उसमें थोड़ी से इश्यूज आते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ इशू आपको फेस? ऐसा कोई इशू मैंने फेस नहीं किया है। देखिए मैं कितने कंफर्टेबली यहाँ से जा करके इस तरह से बैठ सकता हूँ। आपकी हाइट एक बार बता देंगे? मेरी हाइट 5 फीट 10 इंच है। बहुत सारा लेग रूम मिल रहा है, काफी स्पेस है, हेडरूम भी काफी अच्छा है। हेडरूम भी काफी अच्छा है, और सीट आपके हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है। बिल्कुल। साथ ही इसके कैबिन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर भी कंफर्ट फुल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब किसी प्रकार की कोई समस्या है। यहाँ भी अगर हम हेडरूम की बात करें या लेग्स के कंफर्ट की बात करें तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिल जाती है। साथ ही अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ पोजिशनिंग आपके स्टीयरिंग की, गियर की, यह भी काफ़ी कंफर्ट मिलता है। हाँ, थोड़ी सी कमी महसूस होती है कि यहाँ पर सेंट्रल आर्म कंसोल बोल सकते हैं, जो आर्म रेस्ट सॉरी, तो वो यहाँ पर हो जाता तो ज़्यादा अच्छा वो, बट आपका जो क्रिएटिव वेरिएंट आता है जो टॉप मॉडल है उसमें भी शायद आर्मरेस्ट नहीं आता, तो ये कुछ आपको इसमें आर्मरेस्ट नहीं है। हाँ, आर्मरेस्ट नहीं आता। यूजर की एक्सपेक्टेशन है वो तो चलती है। सही है। अच्छा, सीट का जो कंफर्ट है वो कैसा लगा आपको? सीट का कंफर्ट बहुत ही सॉलिड है। मतलब ये मैं नहीं बोल सकता कि अगर मैं बहुत ज्यादा राइड कर रहा हूँ या बहुत लंबा चल रहा हूँ तो मुझे किसी प्रकार की कोई थकान महसूस होगी। ऐसी कोई समस्या मुझे इसमें अभी तक फेस नहीं करनी पड़ी है। मैं जब भी बैठता हूँ तो एकदम मजे के साथ में आराम से मैं राइड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो
स्टेयरिंग है जी। पंच का, जो स्टेयरिंग है वो आपको कैसा फील हो रहा है? आज तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये स्टेयरिंग जो है ये मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा लाइट है और ना ही बहुत ज्यादा हार्ड है। ये मुझे एकदम परफेक्ट लगता है। इसकी जो हैंडलिंग है, इसके स्टेयरिंग से जो मैं गाड़ी को जितने बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। एक बार हम रियर सीट का स्पेस देख लेते हैं कितना है। जैसे कि मैंने बताया ये टाटा पंच का बेस से ऊपर वाला वेरिएंट है। आप देख सकते हैं फ्लोर भी जो है वो एकदम फ्लैट दिया हुआ है इसमें, तो 3 लोग बैठने में भी इसमें कोई इशू नहीं आता होगा, मुझे ये लग रहा है। और फ्रंट के सीट्स आप देख सकते हैं, काफी एक बड़ा सीट दिया हुआ है इसमें। थाई सपोर्ट भी काफी बढ़िया है इसमें। अब हम जानना चाहेंगे राहुल भाई कि इसके कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आप शेयर करें, जिसको जो इस गाड़ी के प्रो एंड कॉन्स हैं। तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्या है अच्छी बातें तो बहुत सारी हैं, तो वो हम एक बार फिगर आउट कर लेते हैं कि जो पॉजिटिव्स हैं वो क्या है, उसके बाद में हम नेगेटिव्स देखेंगे। तो पॉजिटिव्स बताइए इसके बारे में कुछ। सबसे पहला तो पॉजिटिव, जैसे मैंने आपको बताया था, सेफ्टी रेटिंग। आप देख सकते हैं कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन है। और मुझे ऐसे लगता है जब मैं इस गाड़ी को लेकर के निकलता हूँ सड़क पर कि मुझे अंदर से अच्छा फील आता है कि मैं काफ़ी सेफ फील करता हूँ इसमें, है ना। इसकी मतलब सीधी सी बात है, टाटा का लोहा है तो भरोसा भी टाटा का है। अच्छा, इसके साथ में जो दूसरा पॉजिटिव पॉइंट मैं बताना चाहूँगा आपको, इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है। ग्राउंड क्लियरेंस इसका 187 आपका mm का आ जाता है, जो काफ़ी अच्छा मुझे लगता है। एंड इसके साथ में अगर मैं इसके और पॉजिटिव्स की बात करूं तो इसमें आपके टर्न इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, है ना, ORVM में। सही है, मतलब अगर ये इस सेगमेंट की बात करें तो टर्न इंडिकेटर्स फेंडर में बहुत सारे कंपनीज देती है, तो ये काफी अच्छा फीचर है। बिल्कुल। रिवर्स पार्किंग कैमरा सेंसर काफी अच्छे तरीके से काम करता है इसका। सही और है। साथ ही इसका बूट स्पेस बहुत अच्छा है। इसे भी मैं पॉजिटिव्स में ही गिनना चाहूंगा। बूट स्पेस की अगर बात करें तो ये 366 लीटर का बूट स्पेस दिया हुआ है, तो ये काफी डीप भी है। आप देख सकते हैं काफी डीप इसमें दिया है, और काफी विड्थ वाइज भी अगर देखें तो काफी चौड़ा इसमें एरिया दिया हुआ है। तो आपको, मुझे नहीं लगता कि इसमें बूट स्पेस में कोई इशू आया होगा। नहीं, मुझे अभी तक तो ऐसा कोई इशू फेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। और मैंने एक चीज और देखी, जो ये शॉर्ट पीपल्स हैं, जैसे मेरा कभी छोटा भाई अगर इसे यूज करता है तो वो इस हैंडल को पकड़ के इस तरह से खींचकर इसे बंद कर सकता है। तो ये एक मतलब हेल्पफुल हाँ, ये फीचर है। चीज हो जाती है। तो और कोई पॉजिटिव है जो आपको शेयर करना है इसके और पॉजिटिव्स में SUV लाइक फील एंड स्टीयरिंग कंफर्ट, राइड कंफर्ट, सस्पेंशन, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्ड की हुई है। सारी चीज़ों को टाटा ने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। हाँ, एक स्पेशली आपको मैं बताना चाहूँगा, इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसमें हरमन की जो म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है, उसकी जो क्रिस्टल क्लियर वॉइस है, हम कितना भी लाउडनेस अगर हमारे पास में है, हम कितना भी लाउड साउंड में अगर म्यूजिक सुन रहे हैं तो उसमें एकदम क्रिस्टल क्लियर आवाज़ है, किसी प्रकार के नॉइस या डिस्टॉर्शन नहीं आता। आपके कुछ फ्रेंड्स लोग बैठते होंगे आपकी गाड़ी में जिनके पास दूसरे जो मैन्युफैक्चरर की गाड़ी है, दूसरे कंपनी की गाड़ी है, तो उनको ये कभी फील हुआ है कि इसका म्यूजिक सिस्टम उनके जो कार है उसके म्यूजिक सिस्टम से बेटर है? मेरे सभी फ्रेंड्स ने यही कहा है कि उनके जो भी म्यूजिक सिस्टम है, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर जो भी म्यूजिक सिस्टम है उनसे काफ़ी बेहतर जो परफॉर्मेंस है वह यह हरमन म्यूजिक सिस्टम की है। अभी तक सभी लोगों ने यही कहा है कि मेरे जो म्यूजिक सिस्टम है वो तो कम से कम उनकी गाड़ियों से बहुत ज़्यादा बेस्ट है। करेक्ट। अब ये तो हो गई इसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ, पॉजिटिव्स हो गई, बट गाड़ियों में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे कॉन्स होते हैं जिसको आप कंसीडर करते हैं टाइम टू टाइम, और आपको पता होता है कि भाई अब ये जो नेगेटिव है इसको हमको डे टू डे में झेलना है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें नेगेटिव क्या है? इसका नेगेटिव मैं तो अभी तक एक ही देख पाया हूँ, जो मैं बोलना चाहूँगा आपको कि 3 सिलेंडर इंजन होने की वजह से शायद मुझे पावर का लैग जो महसूस होता है जब मैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं किसी ऐसी टर्रेन पे जाता हूँ जहाँ पर थोड़ा चैलेंजिंग होता है अपने को ड्राइव करना, उस जगह पर ये उतना सॉलिड परफॉर्म नहीं कर पाता है। मतलब जैसे देखते हैं कि हमें गियर शिफ्टिंग को थोड़ा सा कम करते चलना पड़ता है, मुझे बार बार गियर चेंज करने पड़ते हैं, तो मतलब पावर का लैग तो है। ये इशू ऊपर थोड़ा सा टाटा को काम करना चाहिए। बाकी ओवरऑल मुझे ऐसा कोई खास नेगेटिव पॉइंट अभी तक समझ में नहीं आया है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये मेरी काफ़ी पर्सनल गाड़ी, काफ़ी पर्सनल फेवरेट गाड़ी है, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा बुरा तो बोल नहीं सकता आपके सामने। मतलब थोड़ा एक अंडर पावर लगता है आपको इसका जो इंजन है। रिफाइनमेंट में कोई इशू आपको लगा अभी तक? नहीं, रिफाइनमेंट में मुझे ऐसा कोई खास इशू नहीं। जो इंजन में इसके लैग फील होता है, जो आपको अंडर पावर ये लग रही है, तो ये एक नेगेटिव हम काउंट कर लेते हैं आपके साइड से। और कोई नेगेटिव आपको इसमें फील हुआ है अभी तक? एक थोड़ा सा इनकन्वीनियंस पॉइंट मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहूँगा। जैसे मैंने इसका डोर ओपन किया तो यह इसकी कैबिन लाइट अभी ऑन हो गई है, ठीक है, करेक्ट। अब मैं इसे अगर चाहूँ भी तो नहीं बंद कर सकता, देखिए। अच्छा, यानी अगर जब तक आपका डोर ओपन है तब तक ये जलता रहेगा,
तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि मुझे कहीं रिलैक्स अगर किसी जगह पर शांति के साथ बैठना है और वहाँ मैं चाहता हूँ कि लाइट ना हो, तो ये थोड़ा सा इशू कभी कभी आता है कि भाई जब आपको दरवाजा बंद करना ही पड़ेगा उसके बाद ही वो कैबिन लाइट बंद होगा। मतलब अगर ये बात करें कि इसमें एक सिंगल स्विच दिया है, हाँ। जो ऑन ऑफ जो है सिर्फ अंदर बैठने के बाद होता है, गेट ओपन करने के बाद कोई भी ऐसा स्विच नहीं है जिससे आप इसे बंद कर सकते हैं। बट ये तो बाबा आदम के ज़माने की जो कार होती थी तो उसमें भी ये स्विच होता था, बट इसमें मिस आउट कर गए लगता है मुझे टाटा। तो ये एक फीचर को टाटा को ध्यान देना चाहिए कि जो एक न्यूट्रल बटन होती है जिसमें आप गाड़ी का जो लैंप है इनसाइड कैबिन लैंप उसको आप बंद कर सकते हैं। तो ये एक तो फीचर, हाँ यार ये तो नेगेटिव है, वैसे ये होना चाहिए, इसको थोड़ा बेटर करना चाहिए। जब आपने ये पंच ली थी तो आपने इसमें टाटा से जो आपने बोला कि इसमें एसेसरीज लगवाई है, तो रिदम पैक में आपको क्या क्या मिला और एडिशनल आपने क्या क्या इसमें एसेसरीज ऐड करवाई है वो बताइए। जी वैसे मैंने एडिशनल एसेसरीज तो कुछ ऐड अभी तक नहीं करवाई है, बाकी रिदम पैक में जो मुझे चीजें मिली उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो यहाँ पर D2IN सिस्टम है उसकी जगह मुझे LED इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल गया है, ठीक है, टच स्क्रीन के साथ में। और इसके साथ में ये 2 ट्विटर जो यहाँ पर हैं वो, हाँ ये जो 2 ट्विटर हैं ये मुझे मिले हैं 4 स्पीकर के साथ में। और रिवर्स पार्किंग कैमरा, जैसे मैं आपको पीछे आएंगे तो आपको दिखाना चाहूंगा कि इसमें आपको रिदम पैक के साथ ही रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है। अगर हम नॉर्मल एडवेंचर मॉडल लेते हैं तो उसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा हमें नहीं मिलता है। साथ ही मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, ये जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वोकल फॉर लोकल, जब मैंने एक यूट्यूब में मैंने एक चैनल में जब इसका रिव्यू देखा था तो उस समय मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ काफ़ी हिट कर गई थी। मतलब वोकल फॉर लोकल, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग लोकल्स हैं तो उसके लिए तो हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, रेस करनी चाहिए और अपने लोकल प्रोडक्ट्स की तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये वोकल फॉर लोकल एक बहुत बड़ा रीज़न रहा मुझे मेरे टर्न आउट होने का टाटा पंच की तरफ। अच्छा, इसके साथ में इनका एक इनिशिएटिव भी बहुत अच्छा है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं राइनोसोरस और जितनी भी प्रजातियाँ जो हमारे यहाँ पर विलुप्त तो होती चल रही है, टाटा ने उन सबको अपने लोगों में स्थान दिया हुआ है। यहाँ पर एक छोटा छोटा आप बोल सकते हैं कि सभी गाड़ियों में, अपने सभी मॉडल्स में उन्होंने एक एक पर्टिकुलर किसी एक एनिमल को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जो मुझे काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लगा कि हम अपने लोकल के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। मतलब बेसिकली आपका जो सपोर्ट है वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के लिए, जो लोकल प्रोडक्ट्स है आप उसको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल 100%। तो ये काफ़ी एक बढ़िया आपका माइंडसेट है कि आप लोकल प्रोडक्ट को ज़्यादा आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। तो लोकल प्रोडक्ट क्वालिटी भी तो इतनी बेस्ट है, करना भी चाहिए। हर इंडियंस को ये ध्यान देना चाहिए कि उसका जो लोकल प्रोडक्ट है उसको वो परचेज करे, ना कि बाहर के प्रोडक्ट्स को, जिससे इनको और एनकरेजमेंट मिलेगा और बेटर करने के लिए। और बाकी जो अपने व्हीकल है उसमें छोटे छोटे जो चेंजेस वो कर रहे हैं, इसके साथ में हमारा इतना सपोर्ट तो बनता है। जब वो लोग इतना ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, टाटा जो है, टाटा है, महिंद्रा है, बहुत सारे लोकल प्रोडक्ट्स है, तो ये काफ़ी अच्छा आपका माइंडसेट है। इसकी सर्विस की बात करें, क्योंकि जो टाटा की सर्विस है वो पहले काफ़ी कुछ इतनी मतलब ओके मानते नहीं थे सब लोग, थोड़ा मतलब इसमें नेगेटिव साइड में मानते थे कि जो टाटा की सर्विस है वो उतनी बढ़िया नहीं है। तो आपने ये अब जो अपनी नई गाड़ी है इसकी आप एक सर्विस, मतलब आपने एक सर्विस इसकी करवा ली है, और आपने जब गाड़ी परचेज करी थी और अभी फर्स्ट सर्विस तक आपका थ्रू आउट जो कस्टमर फीडबैक है टाटा का, वो शेयर करिए, कैसा रहा? देखिए, मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूँगा कि मुझे नॉर्मली यह पता चला था कि टाटा सर्विस के मामले में काफ़ी पीछे है, ऐसा मुझे लोग कहते थे। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो देखिए, मैंने 16th ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया था 16th ऑफ दिसंबर को मैंने यह गाड़ी बुक की थी और मुझे यह 3rd फरवरी को, 3rd फेब को यह मेरे हाथ में आ गई थी। तो मुझे तो नहीं लगता कि उस समय पे ऐसी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेटिंग चल रही थी, फिर भी मुझे 1.5 महीने के अंदर गाड़ी मिल गई, पहली चीज़। दूसरी बात, मुझे टाइम टू टाइम पर्टिकुलर जब मैं वहाँ पर गया भी था, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से रिस्पांस किया। जब भी मैं छोटी क्वेरीज अगर मैं वहाँ पर सर्विस सेंटर में फ़ोन करके पूछता हूँ तो मुझे वो बाकायदा इसे रिजॉल्व करते हैं। और फास्ट सर्विसिंग के लिए भी मुझे कंटिन्यू रिमाइंडर कॉल्स उनके तरफ से आते रहे। और जब मैंने सर्विसिंग के लिए, जैसे मैंने रिसेंटली आपको बताया कि मैंने इसकी सर्विसिंग करवाई है, तो मैंने इसे लगभग 10 बजे वहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी छोड़ी थी, तो मुझे 12:30-1 बजे तक कॉल आ गया था कि सर आपकी गाड़ी कंप्लीट हो गई, आप लेकर चले जाएं। तो ये मतलब मान के चल सकते हैं हम कि मुझे एज अ कस्टमर मैं तो काफ़ी हैप्पी हूँ कि मुझे 2 से 2.5 घंटे के अंदर उन्होंने सर्विसिंग करके दे दी। उसके बाद मेरा फीडबैक भी लिया कि भाई हमारी सर्विसिंग के को आप किस तरह से रेट करना चाहेंगे, या सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी। तो मुझे तो सर्विसिंग से रिलेटेड कोई इशू नहीं लगा। अच्छा, दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि टाटा का सर्विस सेंटर, जैसे आप बोल रहे थे कि यह गाड़ी मैंने क्यों प्रेफर की, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि लोकल सर्विस सेंटर, जैसे यहाँ पर एक छोटा सा शहर है हमारा बालाघाट, मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर भी हमारा सर्विस सेंटर बराबर यहाँ पर अवेलेबल है, तो मुझे सर्विसिंग के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यह एक बहुत अच्छी चीज़ है और टाटा की सर्विस पर मुझे कोई शक नहीं है। मुझे तो अभी तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सर्विस पर। तो भाई ऐसा है कि टाटा जो है वो इतनी भी ख़राब सर्विस नहीं करता,
उसके जो कस्टमर्स है, अगर आप उसको प्रॉपर फीडबैक दे रहे हो, आप प्रॉपर उसका ध्यान रख रहे हो, तो कोई भी कस्टमर उससे मतलब सेटिस्फाई रहेगा। डिससेटिस्फाई तभी होगा जब आपकी सर्विस अच्छी नहीं होगी। तो राहुल भाई तो यही बोल रहे हैं कि वो कस्टमर जो फीडबैक है और जो सर्विस है उससे हैप्पी हैं। तो ठीक है, मतलब इसमें कुछ ऐसा इशू नहीं है कि टाटा की जो सर्विस है पहले ख़राब हुआ करती थी, बट वो डे टू डे अभी इम्प्रूव कर रही है अपनी गाड़ियों को, जैसे इम्प्रूव कर रही है सेफ्टी रेटिंग्स में, परफॉर्मेंस में, वो सर्विस भी इम्प्रूव कर रही है। करेक्ट। अगर इस गाड़ी को रेटिंग देना होगा तो अगर मैं आउट ऑफ 10 इसको रेटिंग देता हूँ तो आपके साइड से वो रेटिंग क्या रहेगी? मेरी साइड से वो रेटिंग रहेगी 8.5 स्टार। बाकी 1.5 स्टार जो है वो आप क्यों कट कर रहे हैं? 1 स्टार तो मैं सबसे पहले कट करना चाहूँगा, जो मैंने आपको बताया था 3 सिलेंडर इंजन की परफॉर्मेंस यानी लैक ऑफ पावर, एंड फिर उसके बाद मैं हाफ स्टार में ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे मैंने अभी आपको कैबिन लाइट के बारे में बताई थी, ऐसी कुछ चीज़ें जो थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल, ठीक है, काफ़ी एक बढ़िया रेटिंग है ये भी। अच्छा, आप जैसे आपने ये अभी ड्राइव जो है 2 महीने ही करी है, तो आप अपना एक्सपीरियंस बाद में भी शेयर कर सकते हैं। इसका जो लॉन्ग टर्म जो ओनरशिप होगा वो भी हम आपसे बात करेंगे, आपके जो फीडबैक है वो लेंगे कि भाई आपको आगे जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। तो थैंक यू राहुल भाई, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ आए। आपका जो वैल्यूएबल जो इन्फॉर्मेशन है गाड़ी की और जो आपने ओनरशिप में अभी तक एक्सपीरियंस किया है वो शेयर करने के लिए, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मेरा कंटेंट देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। 97% मैंने अपने YT स्टूडियो में चेक किया है कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो बिना सब्सक्राइब किए मेरा चैनल देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू।